मैंने अपने बॉस की बताई हुई बातों को फौरी तौर पर 2-3 बार अपने जहन में दोहराया और तमाम तफसीलात अच्छी तरह जहन नशीन कर ली। जहां मुझे अपनी बका का मसला दरपेश था और बॉस ने मुझे एक नया मिशन बता दिया था, मगर मेरी बका मेरे वतन पाक की बका पर हर लिहाज से मुकद्दम थी। मैंने उसी वक्त किसी बहाने कोलंबो जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ट्रांसमीटर को मैंने छुपा कर रख लिया और खंडर से निकलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ सिनेमा हाउस की तरफ चल पड़ा। सिनेमा हाउस में फिल्म की आखिरी रील चल रही थी। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। आंखें सिनेमा हाउस के पर्दे पर थीं, मगर जहन कोलंबो की तरफ कूच करने के बारे में सोच रहा था। दफ्तर से छुट्टी लेने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं एक बार फिर बीमार पड़ जाऊं और तब्दीली आबो हवा के लिए कोलंबो जाने की ख्वाहिश का इजहार करूं। मेरे ऑफिस चीफ को तो पहले ही मुझ पर शक था, अब मजीद शक पड़ता है तो पड़ता रहे। मेरी कोशिश सिर्फ इसी नुक्ते पर मरकूज थी कि मैं अपनी तरफ से कोई सबूत फराहम न करूं और रंगे हाथों न पकड़ा जाऊं, क्योंकि जब तक मैं रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता मिस्टर तिवाड़ी मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। इसका एतराफ वो वशराम के आगे अपनी जबान से भी कर चुका था। इसकी वजह यह थी कि जब तक उन्हें यकीन था कि मैं कैप्टन रामकिशन मेहता हूं, वो बगैर किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। मैं उन्हें अदालत में चैलेंज कर सकता था और मिस्टर तिवाड़ी का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता था। यही वजह थी कि एक तजुर्बाकार और कानूनी तौर पर बाखबर ऑफिसर होने की हैसियत से वो मेरे इर्द गिर्द कोई जाल बिछाकर मुझे सबूत के साथ पकड़ना चाहता था। इस दौरान में कभी कभी मुझे उधमपुर वाली उषा का ख्याल भी परेशान करता जाता, जो असली और आनजहानी कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड थी और अपनी सहेली सुशीला के बयान के मुताबिक उसने कैप्टन मल्होत्रा की तलाश जारी रखी हुई थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। अगर वो इसी सिलसिले में दिल्ली आकर यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस से राब्ता पैदा करती और मेरा उसका आमना सामना हो जाता तो वो मुझे गिरफ्तार करवा सकती थी। महकमा मुझसे पूछगिछ करता कि मैं उधमपुर किस लिए गया था और उषा नाम की लड़की को मैंने कैप्टन मल्होत्रा से फोन पर बात करवाने के लिए क्यों कहा, और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा ने उषा के साथ मेरा तारुफ ये कहकर क्यों करवाया था कि मैं ही कैप्टन मल्होत्रा हूँ। बहरहाल मेरी इंक्वायरी शुरू हो सकती थी और एक बार अगर उषा के बयान की रोशनी में मेरी इंक्वायरी शुरू हो गई तो मिस्टर तिवाड़ी मुझे छोड़ने वाली जिन्स नहीं थे। चुनाचे मैं दफ्तर आते जाते वक्त इर्द गिर्द से होशियार रहता था कि कहीं उषा का सामना न हो जाए। अब एक नया और बहुत बड़ा मिशन मेरे सामने था। कोलंबो में जिस गैर मुल्क के सिफारत खाने में चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट मौजूद था, उस सिफारत खाने का नाम मैं यहाँ मसलहत की वजह से नहीं ले सकता। अपने मिशन को जल्द शुरू करने की हिदायत दी गई थी। सरहद पार से चाणक्य प्लान का सिग्नल वसूल हुए 2 दिन गुजर गए थे और मैं अभी तक ये तय नहीं कर सका था कि दिल्ली से कोलंबो क्या बहाना बनाकर जाऊं। एक बात का मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मिस्टर तिवाड़ी टेप रिकॉर्डर की बरामदगी के बाद इस बात पर तुल गया है कि वो मुझे जितनी जल्दी हो सके पकड़कर मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दे। अब अगर मैं कोई भी बहाना बनाकर कोलंबो जाने के लिए किसी भी पहाड़ी मकाम या किसी दूसरे शहर का रुख करता हूँ तो ये शख्स मिस्टर तिवाड़ी खुफिया जासूसों की एक पूरी प्लेटून मेरे पीछे रवाना कर देगा। बस जरूरी था कि मैं किसी ऐसे तरीके से यहाँ से भागूं कि मेरे पीछे कोई जासूस भी न लगे और मैं अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर अपने मिशन को भी तकमील तक पहुंचा सकूं। ये तरीका वारदात कोई ड्रामा ही हो सकता था। मुझे एक ड्रामा करने की जरूरत थी। ड्रामा क्या हो सकता था, मैंने इस पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया। मैं हर वक्त इसी सोच में रहने लगा। आखिर एक ड्रामा मुझे सूझ गया। मुझे कोलंबो जल्द पहुंचने की हिदायत की गई थी, इसलिए कोई लम्हा जाया किए बगैर मैंने ड्रामा रचाने का फैसला कर लिया। एक रोज दफ्तर से वापस आकर मैंने गुस्ल करके लिबास तब्दील किया और सुजाता को फोन करके बंगले पर बुलवा लिया। मैंने उसे बताया कि एक जरूरी बात करनी है, चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैंने अपना चेहरा मुतफक्किर बनाए रखा। सुजाता परेशान हो गई। रास्ते में भी जानबूझकर खामोश रहा। सुजाता की परेशानी बढ़ गई। जब रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो सुजाता ने कहा, भगवान के लिए कुछ तो बताओ किशन, क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? तुम इससे पहले कभी इस तरह चुप नहीं हुए। मैंने बैरे को कॉफी लाने का ऑर्डर दिया और एक ठंडी सांस भरकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता सुजाता कि ये लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करना चाहते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? सुजाता घबरा गई। अगर तुमने साफ साफ न बताया तो मैं रो दूंगी। जब मैंने उसे पूरी तरह मुतजस्सस कर दिया तो कहा, आज तीसरा रोज है। दफ्तर से वापस आता हूँ तो एक आदमी का फोन आता है कि 1 लाख रुपया बैंक से निकलवा कर जगत सिनेमा के पीछे जो खाई है वहां हमारे आदमी के हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। हम जानते हैं कि तुम्हारे पास बैंक में बहुत दौलत जमा है। सुजाता का रंग उड़ गया। मैंने उसे बताया कि फोन करने वाला अपना नाम नहीं बताता। कल किसी दूसरे आदमी ने जो उसका साथी था फोन किया। आज फिर उनका फोन आया था कि अगर कल तक मैंने उनकी मतलूबा रकम जगत सिनेमा के पीछे रात के 12 बजे उनके आदमी के हवाले न की तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुजाता ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया
किशन, तुम तो इंटेलिजेंस में हो, तुम इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम्हारे आदमी तो इन गुंडों को फौरन पकड़ लेंगे। मैंने उन्हें कहा उन्हें ये बात मालूम है, इसलिए उन्होंने मुझे ये धमकी भी दे रखी है कि अगर मैंने उसकी रिपोर्ट पुलिस या इंटेलिजेंस को कर दी तो हम में से सिर्फ एक आदमी पकड़ा जाएगा। मगर वो कहते हैं कि फिर वो मेरे साथ तुम्हें यानी सुजाता को भी कत्ल कर डालेंगे। सुजाता ने तशद्दुदा होकर अपने होंठों पर हाथ रख दिया। हे भगवान, ये दुष्ट पापी कौन लोग हैं? तुम्हारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा इसीलिए मैं भी हैरान हूँ। अब तुम ही बताओ कि अगर मैं इसकी रिपोर्ट करता हूँ या पुलिस को बताता हूँ तो जाहिर है कि जब मैं उन लोगों के लिए जाली रकम लेकर जाऊंगा तो उनका एक आदमी तो जरूर पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ये कोई पूरा गिरोह है और फिर तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं ये कैसे गवारा कर सकता हूँ? सुजाता की परेशानी अब खौफ में बदल गई थी। उसने घबराहट में कहा, मेरे पास थोड़ा बहुत जेवर है, तुम मुझसे बेच दो। मैं कुछ हजार रुपए दफ्तर वालों से एडवांस ले लूंगी। 4000 के मेरे पास बॉन्ड्स हैं, मैं उन्हें भी कैश करवा कर तुम्हें दे दूंगी। तुम ये रकम पूरी करके उनके हवाले कर दो और पुलिस को हरगिज खबर न करना। मेरे जेवर और पैसे तुम्हारी जिंदगी से कीमती नहीं है। मैंने सुजाता का हाथ थामा और आंखों में बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती आंसू लाते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता सुजाता। सुजाता ने किसी कदर झुंझला कर कहा, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने महबूब को? और उसने अपना रुमाल आंखों पर रखिया। वो आंसू बहा रही थी। मेरे ड्रामे का पहला सीन बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हो गया था। मैंने सुजाता को हौसला दिया कि मैं सुबह अपने चीफ तिवाड़ी साहब से इस सिलसिले में बात करूंगा। दफ्तर में सिर्फ वही एक ऐसे आदमी हैं जिनको मैं एतमाद में ले सकता हूँ। ये बात मैंने खास तौर पर इसलिए सुजाता से कही थी कि मुझे मालूम था मिस्टर तिवाड़ी सुजाता से मिलकर उसका बयान जरूर लेंगे। सुजाता की तसल्ली न हुई। वो उसी तरह परेशान और गमगीन रही। वो मुझसे अलग नहीं होना चाहती थी। उसने मुझसे कहा कि मैं बंगला छोड़कर उनके माता पिता के घर आ जाऊं। आखिर मैं उनका रिश्तेदार भी था। मैंने कहा, तुम्हारा शुक्रिया सुजाता, मगर मैं इतना बुज़दिल भी नहीं हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं सुबह अपने चीफ तिवाड़ी साहब से दफ्तर जाते ही बात करूंगा। अब मैंने यही फैसला किया है। सुजाता बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तिवाड़ी साहब से बात करो, वो जरूर इन गुंडों को गिरफ्तार करवा देंगे। मैंने सुजाता को उसके बंगले पर छोड़ा और सीधा गाड़ी लेकर अपने बंगले पर आ गया। मेरे ड्रामे का क्लाइमेक्स सीन आज ही रात खेला जाना था। बंगले पर आकर मैंने अपने गोरखे चौकीदार को बुलाकर कहा, तुम बंगले के सामने रहकर रात को पहरा दिया करो, क्योंकि मुझे खतरा है कि जहाँ कोई चोर वगैरह ना आ जाए। आजकल शहर में बड़ी चोरियां हो रही हैं। ये भी मैंने जानबूझकर कहा क्योंकि बाद में मेरे गुरखे चौकीदार का बयान भी तिवाड़ी साहब को लेना था। चौकीदार बोला, ठीक है साहब, हम उधर बरामदे में ही रहेगा रात को। अपने बेडरूम में जाकर मैंने अपनी सारी चीजों का जायजा लिया। फिर मैंने नीली जीन्स, नीली बुशर्ट और ब्राउन जूते निकालकर एक तरफ रख दिए। अलमारी में 1000 के करीब रकम थी। इस रकम को मैंने अपने बटवे में संभाल कर रखिया। अपना ID कार्ड और दूसरे कागजात रोज की तरह अलमारी में रख दिए। मैं रोज अपना कार्ड और दूसरे कागजात उसी जगह तय करके रख जाता। उसके बाद मैंने रेलवे टाइम टेबल निकाला और दिल्ली से आगे नागपुर मद्रास जाने वाली गाड़ियों का वक्त देखने लगा। आधी रात के बाद दिल्ली से कोई रेलगाड़ी नागपुर या मद्रास को नहीं जाती थी। सिर्फ एक ट्रेन 1:30 बजे रात को नई दिल्ली से सिर्फ आगरा तक जाती थी। शायद ये कोई पार्सल ट्रेन थी। मैंने यही सोचा कि यहाँ से निकलकर आगरा तो जाऊं, वहां से दिन के वक्त नागपुर की कोई ट्रेन पकड़ लूंगा। मैंने टाइम टेबल में इस पर रख दिया और रेलवे स्टेशन फोन करके मालूम किया कि नई दिल्ली से जो ट्रेन आगरा को चली है वो रात के किस वक्त रवाना होगी। इंक्वायरी ने वही टाइम बताया जो टाइम टेबल में लिखा था। अब मैं ड्रामे के क्लाइमेक्स सीन के लिए तैयार था। मैंने अलमारी से कपड़ों और दूसरी चीजों को निकाल कर कमरे में इधर उधर बखेरना शुरू कर दिया। शेल्फ में से किताबें इस तरह नीचे गिराई जैसे किसी ने घबराहट में तलाशी ली हो। जो खद्दर का कुर्ता पाजामा मैंने पहन रखा था उसे चप्पल समेत मैंने अपने पुराने चमड़े के ब्रीफकेस में साबुन, टूथपेस्ट और दूसरी सफरी चीजों के साथ ठूस दिया। उसके बाद नीली जीन्स और बुशर्ट पहनकर बूट पहने। मेरे पास एक चाकू अलमारी में हर वक्त रहता था। ये कमांडो चाकू नहीं था, लेकिन इससे मैं कमांडो चाकू का जरूरत पड़ने पर काम ले सकता था। चाकू मैंने अपनी पतलून की अकबी जेब में रखिया। फिर बेडरूम की बत्ती बुझाकर ड्राइंग रूम में आ गया। बड़े आराम से ड्राइंग रूम की दोनों कुर्सियों को कालीन पर यूं उल्टा कर दिया जैसे किसी ने पांव की ठोकरों से उन्हें गिरा दिया हो। ड्राइंग रूम की बत्ती पहले ही बुझी हुई थी। उसके बाद जहां जहां मेरे हाथ की उंगलियां लगी थी वो जगह मैंने रुमाल से रगड़ कर साफ कर दी। अलमारी में से मैंने पाजामे का इजारबंद लिया। इस इजारबंद को मैंने दोहरा करके अपने हाथ में पकड़ रखा था। मैंने बंद दरवाजे की दर्ज में से बाहर बरामदे में झांक कर देखा। गुरखा चौकीदार बंदूक लिए बरामदे के आगे टहल रहा था। बरामदे में लगा हुआ बल्ब रोशन था। मैंने अपने तमाम इक़दामात को पहले ही से तय कर रखा था। मुझे अपने चौकीदार को बंगले के अकब की तरफ लाना था। इस मकसद के लिए मैंने किचन की खिड़की को खोला और दूसरी तरफ जहां अंधेरा था टोकरी में से एक प्याज निकाल कर जोर से दरख्तों में फेंका।
उसकी आवाज पैदा हुई। मैंने खिड़की खुली ही रहने दी और भागकर ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ आ गया। दुर्ज में से झांका तो चौकीदार वहां था। मैंने दरवाजा खोल दिया और दीवार से लगकर उस तरफ बढ़ा जिधर चौकीदार गया था। मेरे लिए ये बेहद नाजुक लम्हात थे। मैं नहीं चाहता था कि चौकीदार मुझे देख ले। अगर वो देख लेता है तो मुझे उसे कत्ल करना लाजमी बन जाता था, जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं किचन की दीवार की तरफ आ गया। यहाँ अंधेरा था। मैंने गौर से देखा चौकीदार बंदूक हाथ में लिए झुककर सामने वाले दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। इजार बंद मेरे हाथ में था। मैं भी झुककर कछुए की तरह चलता हुआ चौकीदार के पीछे पीछे चला। उसे शायद मेरे कदमों की आहट महसूस हो गई थी। वो पीछे मुड़ने ही लगा था कि मैंने उसके ऊपर छलांग लगा दी। गुरखे बड़े दलेर होते हैं मगर एक कमांडो का मुकाबला बहरहाल नहीं कर सकते। मैंने उसके ऊपर सिर्फ छलांग ही नहीं लगाई थी बल्कि उसकी गर्दन पर पीछे से अपनी कलाई की हड्डी से ज़रब भी लगाई थी। मेरा ख्याल पीछे से उसकी गर्दन में इजार बंद डालकर उसे सिर्फ बेहोश करने का था, लेकिन उसने ऐन वक्त पर पलटकर मुझे देखने की कोशिश की तो मेरे लिए सिवाय उस पर छलांग लगाने के और कोई चाराहकार नहीं था। मेरी कलाई की ज़रब में पूरी ताकत मौजूद थी। चौकीदार आगे को गिरा। मेरी ज़रब ही बेहोश करने के लिए काफी थी। मैंने इसके बावजूद जल्दी से इजार बंद उसकी गर्दन में डालकर उसे जोर से कसा और फिर छोड़ दिया। इजार बंद उसकी गर्दन में ही रहने दिया। चौकीदार बेहोश हो चुका था। मैंने जेब से रुमाल निकालकर चौकीदार की गर्दन को अच्छी तरह से साफ किया कि वहां मेरी उंगलियों का कोई निशान न रह जाए। मैं फौरन वहां से उठकर बरामदे में आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे को बंद किया। बाहर से चटखनी नहीं लगाई। ब्रीफ केस जो मैंने दरवाजे के अंदर की जानिब पहले से रख दिया था हाथ में लिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने बंगले से निकलकर बाहर अंधेरी सड़क पर आ गया। उस वक्त रात के 12:15 बज रहे थे। बड़ी सड़क पर आते ही मैंने नई दिल्ली के इलाके का रुख कर लिया। सिनेमाओं के आखिरी शो खत्म हुए थे और सड़क पर से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। मुझे टैक्सी की जरूरत थी। पैदल चलना मेरे लिए नुकसान का बायस बन सकता था। कोई भी शनासा आदमी मिल सकता था या देख सकता था। मैं सड़क के किनारे नीम के एक दरख्त की ओट में खड़े होकर पीछे से आती किसी टैक्सी का इंतजार करने लगा। 1-2 टैक्सियां गुजरी मगर उनमें सवारियां बैठी हुई थी। मुझे उलझन होने लगी थी। यह मेरे मोहल्ले का इलाका था। वहां मेरा रुकना मुनासिब न था। मैं आगे चल पड़ा। बिजली का खंबा आया तो मैं उसकी रोशनी में से तेजी से निकल गया। 15-20 कदम ही चला हूंगा कि पीछे से गाड़ी के इंजन की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। ये टैक्सी भी भरी हुई थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने इलाके से टैक्सी नहीं लेनी चाहिए। बहुत मुमकिन है कि बाद में जब मेरे अगवा की तफ्तीश शुरू हो तो पुलिस टैक्सी ड्राइवरों से भी पूछगिछ करे कि उन्होंने फला रात को 12 बजे के बाद इस इलाके से किस किस सवारी को लिया था। इस ख्याल के आते ही मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैं मोती नगर के इलाके से निकल गया। चौक में मुझे खाली टैक्सी मिल गई। मैं पिछली सीट में इस तरह धंस गया कि बाहर से कोई मुझे देख ना ले। अगरचे रात के 12:30 का अमल होगा मगर दिल्ली शहर के बड़े बाजारों में रात गए तक ट्रैफिक रहती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान नहीं था। आगरा जाने वाले मुसाफिर सामान अंदर रखवा रहे थे। इनमें सिख और हिंदू कुंबे और उनके बच्चे भी थे। मैंने टैक्सी दूर ही रुकवा ली। लोग टिकट खरीद रहे थे। मैं कतार में खड़ा नहीं होना चाहता था। जब कतार खत्म हो गई तो मैंने आगरा तक का 2nd क्लास का टिकट लिया और अपने चेहरे को रुमाल से पोंछने के बहाने छुपाने की कोशिश करता हुआ उस प्लेटफॉर्म पर आया जहां आगरा की गाड़ी अभी नहीं लगी थी। इंतजार मेरे लिए आसाब शिकन था। मेरे ब्रीफ केस में मेरा कुर्ता पाजामा और चप्पल मौजूद थी। पहले मेरा ख्याल था कि रास्ते में किसी जगह उन्हें फेंक दूं क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि मुझे मेरे शबखाबी के लिबास में हुंडों ने अगवा किया है। लेकिन अब सोचा कि अगर ये कपड़े मेरे साथ ही रहें तो क्या हर्ष है। प्लेटफॉर्म पर टहलने की बजाय मैं एक तन्हा जगह देखकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मुसाफिरों ने प्लेटफॉर्म पर अपना सामान रखवा दिया था। कुली ट्रेन के डिब्बों के लगने का इंतजार कर रहे थे। कोई 20 मिनट के बाद एक इंजन शंट करता हुआ आया और प्लेटफॉर्म पर आगरा जाने वाली गाड़ी के डिब्बे लगाकर आगे निकल गया। दूर से मैंने 2nd क्लास के कंपार्टमेंट को देख लिया था। तेज तेज चलता हुआ कंपार्टमेंट में घुस गया। डिब्बे की बत्तियां रोशन हो गईं। मैं कोने वाली सीट पर बैठ गया और प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ मुंह निकालकर इधर उधर देखने लगा। गाड़ी की रवानगी 1:30 बजे थी मगर वो 1:45 बजे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। रात के पिछले पहर ट्रेन हजरत निजामुद्दीन, फरीदाबाद, मिथरा और राजा की मंडी जैसे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगरा छावनी पहुंच गई। राजा की मंडी भी दरअसल आगरा ही में है मगर मुझे नागपुर के लिए गाड़ी आगरा ही से पकड़नी थी। स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने बाहर जाकर नागपुर तक का 2nd क्लास का एक टिकट लिया। नागपुर एक्सप्रेस आगरा कैंट से सुबह 8:40 पर रवाना होती थी। उसे धूलपुर, ग्वालियर, झांसी, बनिया, भोपाल, अटारसी और आमला से होते हुए दूसरे रोज दिन के वक्त नागपुर पहुंचना था। वस्ती भारत में ये एक काफी लंबा सफर था। मैंने आगरा स्टेशन पर ही मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया। गाड़ी में थोड़ी सी नींद कर ली। मैं आगरा से मद्रास तक का टिकट भी ले सकता था लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मुझे शाम तक वहां बैठकर मद्रास मेल का इंतजार करना पड़ता जो दिल्ली से आती थी। किसी न किसी तरह मैंने आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म पर दिन के 8 बजाए
उसके बाद नागपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। 1 घंटे बाद ट्रेन नागपुर की तरफ रवाना थी। मैं सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में खिड़की के पास बैठा अक्टूबर की धूप में हरे भरे खेतों को पीछे की तरफ जाते हुए देख रहा था। सोच रहा था कि अब तक मेरे अगवा की खबर सबको मालूम हो गई होगी, चौकीदार भी होश में आ गया होगा और उसने फोन करके सुजाता को बुला लिया होगा। सुजाता ने मेरे चीफ मिस्टर तिवाड़ी को फोन किया होगा, जिसने बंगले पर पहुंचते ही तफ्तीश शुरू कर दी होगी। बंगले में अपने बेडरूम की मैं जो हालत बनाया था उससे यही साबित होता था कि मुझे गुंडों ने अगवा किया है।